हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान में नदियां, बांध, सरोवर। तो आज हमें क्या पढ़ना है? लूनी नदी का अपवाद अंतर पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ना है? माही नदी का अपवाद अंतर। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी थी वो स्टूडेंट एक बार ये देख लें। अपवाद तंत्र होता क्या होता है अपवाद तंत्र? तो किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह के विशेष क्या है? व्यवस्था मान लीजिए। क्या है? किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल का प्रवाह क्या है? अपवाह तंत्र कहलाता है। तो आगे बात समझ में। तो आज क्या पढ़ना है? माही नदी का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मेहद झील धार जिला मध्य प्रदेश से निकल कर, जैसे कि मान लीजिए यह मेहद झील, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मेहद झील क्या है? तो ये हो गई यहाँ पर मेहद झील। कहाँ पर है? धार जिला मध्य प्रदेश। लिखें कहाँ पर है ये? एमपी में है। अभी इतनी बात समझ में। तो यहाँ से ये निकली, ये क्या है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में गांव है कौन सा? खाटू गांव। खाटू गांव। तो यहाँ से राजस्थान में प्रवेश कर जाती, पूरा राजस्थान है, बांसवाड़ा से प्रवेश करती है राजस्थान में। तो इसका जलग्रहण जो है, जलग्रहण से आप क्या समझते हैं? तो जलग्रहण क्या होता है? जलग्रहण है जैसे कि वह पूरा क्षेत्र जिसका प्रवाहित जल किसी नदी में पहुंचता है तो उस नदी का ग्रहण क्षेत्र कहला जाता है। वो क्या होता है जलग्रहण? जब पूरा क्षेत्र, वह पूरा क्षेत्र जिसका प्रवाहित जल किसी नदी में पहुंचता है तो वो क्या कहलाएगा? जलग्रहण कहलाएगा। तो जो जलग्रहण है इसका उदयपुर है। कहाँ पर? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर विस्तृत है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो सीमा है, वहां की डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई कौन सी नदी ये बनाती हुई? 576 किलोमीटर मार्ग। कौन सा ना? 576 किलोमीटर मार्ग तय करते हुए खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये माही नदी उल्टे यू के आकार में बहती हुई कर्क रेखा को दो बार काटती है। दो बार काटती है, ये बात लिखेंगे। तो इतनी बात नोट कीजिए पहले। लिखे माही नदी का अपवाह तंत्र। तो बाद में बात करते क्या लिखना है इसमें। लिखे, हेडिंग लगा लीजिए, माही नदी का अपवाह तंत्र। तो लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगी पूरी बात। तो अभी लिखेंगे इसको। लिखें मेहद झील, मेहद झील धार जिला, धार जिला मध्य प्रदेश, धार जिला मध्य प्रदेश से निकलकर, साथ साथ नोट कीजिए, मध्य प्रदेश से निकलकर बांसवाड़ा के खादू गांव, लिखें बांसवाड़ा के खादू गांव, खादू गांव के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। निकट राजस्थान में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। तो इसका जलग्रहण क्षेत्र लिख लीजिए। लिखें इसका जलग्रहण क्षेत्र, इसका जलग्रहण क्षेत्र क्षेत्र उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़
तथा डूंगरपुर में, लिखें डूंगरपुर में लगभग, साथ साथ नोट करते रहिए, 16,030 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए, मेरठ झील धार जिला मध्य प्रदेश से निकलकर बांसवाड़ा के निकट खादू गांव में के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। आगे देखें, इसका जलग्रहण क्षेत्र उदयपुर, बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ तथा डूंगरपुर के लगभग 16,030 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए, मेरठ झील धार जिला मध्य प्रदेश से निकलकर, मेरठ झील धार जिला मध्य प्रदेश से निकलकर बांसवाड़ा के खांडू गांव के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसका जलग्रहण क्षेत्र उदयपुर, बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ तथा डूंगरपुर में लगभग 16,030 वर्ग किलोमीटर है। इतनी बात नोट हो गई। तो आगे लिखेंगे, आगे लिखिए, लिखिए। तो यह डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए, लिखें, यह डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए, सीमा बनाते हुए, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए, लिखें, कुल 576 किलोमीटर का मार्ग, कुल 576 किलोमीटर का मार्ग, किलोमीटर का मार्ग, मार्ग तय करती हुई, तय करते हुए खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरती है। लिखिए, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लिखिए अरब सागर, खंबात की खाड़ी में गिरती है। हो गई इतनी बात नोट। तो माही नदी उल्टे यू के आकार में बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिखे, माही नदी, लिखे, माही नदी उल्टे यू के आकार में, उल्टे यू के आकार में बहती हुई, बहती हुई कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो सोम है, जाखम, मोरेन, ईरू, वादा, नास जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये बात लिख लीजिए। लिखें, क्या लिखना है, आगे लिखें, सोम, जाखम, मोरेन, लिखें सोम, लिखिए जाखम, मोरेन, और भी हैं, ईरू, वर्दा, अनास है, चाप, गोमती, अनास है, चाप है, गोमती है, कागदर है, हरण है, लिख लीजिए कागदर, हरण आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो देखिए, माही नदी है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए कुल 576 किलोमीटर का मार्ग तय करती हुई, कितने किलोमीटर का,
576 किलोमीटर का मार्ग तय करती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी उल्टे यू के आकार में बहती हुई कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है। कितनी बार पार करेगी? 2 बार। तो सोम, जाखम, मोरिन, ईरू, वर्धा, अनास, च्वाप, गोमती, कागदर, हरण आदि क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए कुल 576 किलोमीटर का मार्ग तय करती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। नोट होगी इतनी बात, याद भी कीजिए साथ साथ। तो माही नदी उल्टे यू के आकार में बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और सोम, जाखम, मोरिन, ईरू, वर्धा, अनास, चाप, गोमती, बोलिए एक बार फिर से। सोम, जाखम, मोरिन, ईरू, वर्धा, अनास, चाप, गोमती, कागदर, हरण, ये सारी क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये आगे लिखें। लिखें आगे। राजस्थान में प्रवेश के बाद दक्षिण से उत्तर में बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात के महिसागर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ? महिसागर में। तो इसके प्रवाह को प्रतापगढ़ में काठल का मैदान और बांसवाड़ा में क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। ये बात नोट करेंगे। लिखे, राजस्थान में प्रवेश के बाद, लिखें, राजस्थान में प्रवेश के बाद राजस्थान में प्रवेश के बाद दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई, दक्षिण से उत्तर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर, लिखें, पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात के महिसागर जिले में, गुजरात के महिसागर जिले में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। तो इसके प्रवाह को प्रतापगढ़ में काठल का मैदान और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। नोट कीजिए बात, लिखें इसके प्रवाह को प्रतापगढ़ में क्या कहते हैं? काठल का मैदान। लिखें, काठल का मैदान एवं बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं, तो देखिए, राजस्थान में प्रवेश के बाद माही नदी की बात हो रही है। तो देखिए, राजस्थान में प्रवेश के बाद दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात की महिसागर जिले में प्रवेश करती है। पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर कहाँ प्रवेश करती है? गुजरात के महिसागर जिले में। तो इसके प्रवाह को प्रतापगढ़ में काठल का मैदान और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। प्रवाह को प्रतापगढ़ में क्या कहेंगे? काठल का मैदान और बांसवाड़ा में कहते हैं छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान। तो आगे देखिए, एक बात लिखेंगे, नोट लगा कर लिखें, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बोला है नोट लगाइए। नोट की बात विशेषता याद रहती है, लगाइए नोट। नोट में क्या लिखेंगे देखते हैं। तो देखिए, त्रिवेणी संगम लिखेंगे नोट में।
तो सोम जाखम माही नदियों का त्रिवेणी संगम नवातापुरा तहसील डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम नामक स्थान पर होता है। तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा या काठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। नोट में लिखेंगे, लिखिए सोम माही जाखम, सोम के बाद जाखम और माही, सोम जाखम माही नदियों का त्रिवेणी संगम, नदियों का त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कहाँ पर? नवाटापुरा, नवाटापुरा तहसील डूंगरपुर, लिख लीजिए डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम नामक स्थान पर होता है, नामक स्थान पर होता है। स्थान पर होता है। अतः लिख लीजिए माही को आदिवासियों की गंगा, माही को आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा और वागड़ की गंगा कहते हैं। वागड़ की गंगा कहते हैं। तो माही नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध है। माही सागर बांध है, एक कागदीपी का बांध है और एक कडाना बांध है। तो इन तीनों बांधों के बारे में पढ़ेंगे, पहले नोट लगाकर ये बात लिख लीजिए। लिखे सोम माही जाखम, कौन कौन सी? सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम, सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम नवाटापुरा तहसील डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम नामक स्थान पर होता है। तो माही नदी को क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी? माही। काठल की गंगा कौन सी नदी? माही। वागड़ की गंगा कौन सी? माही। तो आगे लिखे माही नदी पर 3 बांध भी बनाए गए हैं, ये बात लिखते हैं। लिखिए माही नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। माही नदी पर 3 बांध बने हैं। तो कौन कौन से बांध बने हैं? माही बजाज सागर बांध, कागदी पिक्का बांध और कडाना बांध। नोट कीजिए। सबसे पहले लिखिए माही बजाज बांध, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, लिख लीजिए माही बजाज सागर बांध। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर। लिखे बोरखेड़ा बांसवाड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना ये है बांध। बांध यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। लंबा बांध है, लिख लीजिए 3109 मीटर। कितने मीटर है? 3109 मीटर। आगे लिख लीजिए कागदी पिकअप बांध। कागदी गांव कहाँ पर है? बांसवाड़ा। लिखिए कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप
बांध, पिकअप बांध। लिख लीजिए स्थान कागदी गांव, कागदी गांव बांसवाड़ा। नंबर 3 लगा लीजिए कडाना बांध। तो ये बांध गुजरात में बना है, लेकिन इसका भराव क्षेत्र राजस्थान तक है। आदिवासी समुदाय मत्स्य पालन करते इस बांध से। तो लिख लीजिए कडाना बांध। नंबर 3 लगाइए कडाना बांध। कडाना बांध देखते हैं, लिखें यह बांध गुजरात में बना है। यह बांध गुजरात में बना है। कहां पर बना है? गुजरात में बना है, लेकिन इसका भराव क्षेत्र, लेकिन इसका भराव क्षेत्र राजस्थान तक है। राजस्थान तक है, जिसमें आदिवासी समुदाय मत्स्य पालन करते हैं। लिख लीजिए जिसमें आदिवासी समुदाय, आदिवासी समुदाय मत्स्य पालन करते हैं। तो देखिए माही बजाज सागर बांध, कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना। यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कितना? 3109 मीटर। लंबाई कितनी? 3109 मीटर। कहाँ पर बना है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना है। कौन सा? माही बजाज सागर बांध कहाँ बना है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो कागदी पिकअप बांध कागदी गांव बांसवाड़ा, कडाना बांध है गुजरात में, लेकिन बराव क्षेत्र राजस्थान तक है, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? मत्स्य पालन करते हैं। तो माही की सहायक नदियां देख लेते हैं, वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं। तो लिख लीजिए माही की सहायक नदियां। तो मोस्ट वो देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, सारी नहीं देख रहे, जिनमें कुछ विशेष है वही देखेंगे। तो लगा लीजिए बात, माही की सहायक नदियां। सहायक नदियों में सबसे पहले लिख लीजिए जाखम, लिखे जाखम। तो जाखम देखते हैं, भवरा माता पहाड़ी, बम्बोरा गांव यानी छोटी सादरी प्रतापगढ़ से निकलकर बेणेश्वर में माही में संगम। तो ये नदी सीता माता अभ्यारण्य से बहती है, और इस पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध जो 81 मीटर का है, वो बना है, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ये बात लिखेंगे। लिखिए भवरा माता पहाड़ी, जाखम में लिखना है भवरा माता पहाड़ी, भवरा माता पहाड़ी। बम्बोरा गांव, बम्बोरा गांव छोटी सादरी प्रतापगढ़ से, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से निकलकर बेणेश्वर में माही में संगम। लिखिए बेणेश्वर में, बेणेश्वर में माही से संगम। संगम तो यह सीता माता अभ्यारण्य से बहती है। लिखिए यह नदी, यह नदी सीता माता अभ्यारण्य से
सीता माता अभयारण्य से बहती है। सीता माता अभयारण्य से बहती है। लिख लीजिए इस पर प्रतापगढ़ में, लिखें इस पर प्रतापगढ़ में, इस पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध, जो कितना है 81 मीटर, जाखम बांध बना है। लिख लीजिए जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। लिखें जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। भवरा माता पहाड़ी बांबोरा गांव, भवरा माता पहाड़ी बांबोरा गांव छोटी सादड़ी यह प्रतापगढ़ से निकलकर बेणेश्वर में माही से संगम, और यह नदी सीता माता अभयारण्य से बहती है। कौन सी अभयारण्य से? सीता माता अभयारण्य से। कौन सी? जाखम। तो इस पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध बना है, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। कितना है? 81 मीटर। तो आगे लिखे सोम, आगे लिखे नदी सोम। तो सोम में पढ़ेंगे, तो जो सोम है वो बिछामेड़ा की पहाड़ियों से ऋषभदेव उदयपुर से निकलकर बेणेश्वर डूंगरपुर में माही में मिल जाती है। तो ये लिखे बिछामेड़ा की पहाड़ियां। कौन सी? बिछामेड़ा। लिखे बिछामेड़ा की पहाड़ियां, बिछामेड़ा की पहाड़ियां। ऋषभदेव उदयपुर, लिखे ऋषभदेव, ऋषभदेव उदयपुर से निकलकर बेणेश्वर यानी डूंगरपुर में माही में मिलती है। लिखे बेणेश्वर, डूंगरपुर में माही में मिलती है। लिखे माही में मिलती है। नोट कीजिए। तो बिछामेड़ा की पहाड़ियां ऋषभदेव उदयपुर से निकलकर बेणेश्वर डूंगरपुर में माही में मिलती है। तो ये बात हो गई सोम की। सहायक नदियां पढ़ रहे हैं आप, लिखेंगे मोरेन। तो डूंगरपुर से निकलकर गलियाकोट से पहले ही माही में मिल जाती है। लिख लीजिए मोरेन, मोरेल नहीं है, मोरेन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। मोरेन। तो मोरेन देखिए डूंगरपुर से निकलकर गलियाकोट से पहले, लिखिए डूंगरपुर से निकलकर, डूंगरपुर से निकलकर, डूंगरपुर से निकलकर गलियाकोट से पहले, गलियाकोट से पहले माही में मिल जाती है। तो माही की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। तो बिछामेड़ा की पहाड़ियां ऋषभदेव उदयपुर से जो सोम है वो निकलकर बेणेश्वर डूंगरपुर में माही में मिल जाती है, और मोरेन है वो डूंगरपुर से निकलकर गलियाकोट से पहले ही माही में मिल जाती है। अब लिख लीजिए चाप, लिखे चाप नदी, लिखे चाप। तो चाप में लिखना है कालिंजरा पहाड़ी। कहाँ है कालिंजरा पहाड़ी? बांसवाड़ा। तो वहां से निकलकर बांसवाड़ा में ही माही के बाएं किनारे पर मिल जाती है। लिखिए कालिंजरा पहाड़ी, कालिंजरा पहाड़ी। बांसवाड़ा लिखे आगे, जिनको पता है आवश्यकता नहीं है। तो कालिंजरा पहाड़ी से निकलकर, कालिंजरा पहाड़ी से निकलकर बांसवाड़ा में ही,
लिखें बांसवाड़ा में ही, माही के बाएं किनारे पर मिलती है। मिलती है। साफ। अब लिखिए अनास। लिखिए अनास। तो अनास में क्या लिखना है? आम्बेर गांव यानी कि मध्य प्रदेश से निकलकर गलियाकोट के पास माही से संगम और हरण जो है वो इसकी सहायक नदी है। लिखिए आम्बेर गांव। लिखें आम्बेर गांव। झाबुआ मध्य प्रदेश। आम्बेर गांव झाबुआ मध्य प्रदेश से निकलकर, मध्य प्रदेश से निकलकर गलियाकोट, कहाँ है गलियाकोट? डूंगरपुर। तो लिख लीजिए डूंगरपुर भी। डूंगरपुर के पास माही में संगम, माही में संगम, और इसकी सहायक कौन सी है? हरण। इसकी सहायक लिख लीजिए है हरण। तो कालिंजरा पहाड़ी, चाप नदी देखिए कौन सी है? चाप। कालिंजरा पहाड़ी बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा में ही माही के बाएं किनारे पर मिलती है। और अनास देखिए आम्बेर गांव झाबुआ मध्य प्रदेश से निकलकर गलियाकोट डूंगरपुर के पास माही में संगम। और इसकी सहायक की अगर बात करें तो कौन सी इसकी सहायक है? हरण। कौन सी है? हरण। तो अब क्या लिखेंगे? अब हम बात करेंगे पश्चिमी बनास नदी की। तो हेडिंग लगा लीजिए पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास, ये सहायक नदियां हो गई। अब अलग से लिखनी है पश्चिमी बनास, सहायक नदियों में नहीं लिखनी। पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी बनास देखिए नया सनवाड़ा की पहाड़ियां ये हैं, छिद्री बिखरी। समझने के लिए आपको सा नोट मत कर लीजिएगा। तो देखिए क्या ये नया सनवाड़ा की पहाड़ियां सिरोही में है, तो बनासकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश कर कच्छ की खाड़ी में ये विलुप्त हो जाती है। तो नया सनवाड़ा की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां जो है वो कहाँ है? सिरोही में है। कहाँ है? सिरोही में। तो वहां से निकलकर बनासकांठा जिले से होकर गुजरात में प्रवेश कर जाती है और कच्छ की खाड़ी में विलुप्त। तो माउंट आबू का जो पर्वतीय क्षेत्र है अधिकांश जल है इसी नदी में आएगा। और सीपू और सुकली जो है इसके सहायक है नदियां हैं। कौन सी? सीपू और सुकली इसकी सहायक नदी है। तो गुजरात का जो डीसा शहर है सिरोही का, आबू रोड इसी नदी के किनारे है। सिरोही जिले में इस नदी पर क्या है? एक बांध है। कौन सा? पश्चिमी बनास बांध है। पश्चिमी बनास बांध है। तो पढ़ेंगे पश्चिमी बनास नदी। लिखें पश्चिमी बनास नदी, हेडिंग लगाइए। अब बात करते हैं पश्चिमी बनास की। तो देखिए सबसे पहले लिखें नया सनवाड़ा की पहाड़ियां सिरोही से निकलकर उद्गम देखते हैं। लिखें नया सनवाड़ा, नया सनवाड़ा की पहाड़ियों, कहाँ है नया सनवाड़ा की पहाड़ियां? तो ये है सिरोही में। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में सिरोही। नया सनवाड़ा की पहाड़ियों से निकलकर बनासकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश कर, लिखें बनासकांठा जिले से, बनासकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश कर
गुजरात में प्रवेश कर कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। लिखें, कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है। तो माउंट आबू के पर्वतीय क्षेत्र का अधिकांश जो जल है वो इसी नदी में आएगा और सीपू और सुकली इसकी सहायक नदी है। लिख लीजिए, माउंट आबू के पर्वतीय क्षेत्र का, लिखें, माउंट आबू के पर्वतीय क्षेत्र का, पर्वतीय क्षेत्र का अधिकांश जल इसी नदी में आता है। अधिकांश जल इसी नदी में आता है और इसकी सहायक है सीपू एवं सुकली। तो लिख लीजिए, सीपू एवं सुकली इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी लगा लीजिए, सीपू एवं सुकली। सीपू एवं सुकली इसकी सहायक नदी है। तो गुजरात का डीसा शहर और सिरोही का आबू रोड इसी नदी के किनारे हैं। तो लिख लीजिए, किनारे बसे शहर, लगाइए, लगा लीजिए पहले, किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? गुजरात का डीसा शहर, गुजरात का डीसा शहर और सिरोही का आबू रोड। लिखें, सिरोही का आबू रोड। तो सिरोही जिले में इस नदी पर पश्चिमी बनास बांध भी बना है। ये बात भी लिख लीजिए, कहां पर है? सिरोही में। तो लिख लीजिए, लिखे, सिरोही जिले में, लिखें, सिरोही जिले में इस नदी पर पश्चिमी बनास बांध स्थित है। तो देखिए, नया सनवाड़ा की पहाड़ियां सिरोही से निकलकर, कहां से? सिरोही से बनासकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश कर कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। फिर से देखिए, पश्चिमी बनास की बात हो रही है। नया सनवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर? सिरोही। तो नया सनवाड़ा की पहाड़ियों सिरोही से निकलकर बनासकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश कर कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। और माउंट आबू के पर्वतीय क्षेत्र का अधिकांश जल इसी नदी में आता है। कौन सा? माउंट आबू के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनका जो अधिकांश जल है वो पश्चिमी बनास नदी में ही आता है। तो सहायक नदियां हैं सीपू एवं सुकली। किनारे बसे शहर गुजरात का डीसा शहर और सिरोही का आबू रोड। कौन से है किनारे बसे शहर? सिरोही का आबू रोड और गुजरात का डीसा शहर। तो सिरोही जिले में इस नदी पर एक बांध भी है। कौन सा? पश्चिमी बनास बांध। कौन सा है? पश्चिमी बनास बांध। तो अब लिख लीजिए, साबरमती। क्या लिखेंगे? साबरमती लिखें, साबरमती नदी। लिखिए, साबरमती, साबरमती। तो साबरमती में देखिए, उदयपुर से निकलकर, उदयपुर से दक्षिण पश्चिम में पादरला गांव, झाड़ोल, उदयपुर की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर और सिरोही जिलों को उनमें प्रवाहित जल होता हुआ और गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में।
तो कुल लंबाई की बात करें तो 416 किलोमीटर और राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर। तो जैसे वाकल है, वाकल ये सारी इसकी क्या है, सहायक नदियां वाकल से हथमती मेशरवा याजम पाम्परी, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो नोट करेंगे ये बात, लिख लीजिए आप साबरमती नदी। लिखें उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में, लिखें उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में पादरला गांव झाड़ोल उदयपुर की पहाड़ियों से निकलकर, लिखें गांव की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर व सिरोही जिलों में, लिखें उदयपुर एवं सिरोही जिलों में प्रवाहित होती हुई गुजरात में प्रवेश कर, लिख लीजिए गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है, अपनी बात नोट कीजिए। तो उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में पादरला गांव झाड़ोल उदयपुर की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर एवं सिरोही जिलों में प्रवाहित होती हुई गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। तो इसकी कुल लंबाई लिख लीजिए 416 किलोमीटर। लिखें इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। कितनी है? 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर लंबाई है। लिखें, लेकिन राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 45, और कुल कितनी है? 416। कुल है 416 और राजस्थान में है 45 किलोमीटर। तो अब इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। साबरमती कितनी बार नोट हो गई? उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में पादरला गांव की पहाड़ियों से निकलकर, कहाँ की पहाड़ियों से निकलकर? पादरला की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर एवं सिरोही जिलों में प्रवाहित होती हुई गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। कुल लंबाई है 416 किलोमीटर और राजस्थान में है 45 किलोमीटर। तो आगे लिखें सहायक नदियां। लिख लीजिए सहायक नदियां। सहायक नदियां देखिए, लिखे वाकल, इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं बस। वाकल, सेई, हथमती, मेशरवा, पामरी, याजम। कौन सी है? याजम नदी का नाम है। वेत्रक, मधुमती, मोहर आदि लिख लीजिए। आदि नदी नहीं है। तो देखिए वाकल से ही हदमती, मिश्रवा, पामरी, आजम, वेत्रक, मधुमती, मोहर, ये सारी क्या है? सहायक नदियां हैं। आदि लिख लीजिए। आगे भी बहुत सारे, लेकिन मोस्ट यही है। तो गुजरात के अहमदाबाद एवं गांधीनगर शहर साबरमती पर बसे हैं और गांधी का साबरमती आश्रम भी
इसी नदी के किनारे स्थित है। लिख लीजिए गुजरात के अहमदाबाद। लिखें गुजरात का अहमदाबाद। गुजरात का अहमदाबाद एवं गांधीनगर। एवं गांधीनगर शहर इसी नदी पर बसे हैं। इसी नदी पर बसे हैं। तो गांधी का साबरमती आश्रम भी इसी नदी पर स्थित है। लिख लीजिए गांधी का साबरमती आश्रम भी इसी नदी पर स्थित है। नोट कीजिए बात। तो लिखे आगे, उदयपुर की झीलों में साबरमती का पानी लाने के लिए देवास सुरंग का निर्माण किया गया है। तो लिख लीजिए, लिखें उदयपुर की झीलों में उदयपुर की झीलों में उदयपुर की झीलों में साबरमती का पानी लाने हेतु लिखें साबरमती का पानी लाने हेतु देवास सुरंग का निर्माण किया गया है। लिखें देवास सुरंग का निर्माण किया गया है। तो देखिए सहायक नदियां वाकल, सेई, हथमती, मेश्रवा, पामरी, याजम, वेत्रक, मधुमती, मोहर, ये सारी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो गुजरात का अहमदाबाद और गांधीनगर शहर इसी नदी पर बसे हैं। गांधी का साबरमती आश्रम भी यही है। तो उदयपुर की झीलों में साबरमती का पानी लाने के लिए देवास सुरंग का निर्माण किया गया है। किस सुरंग का निर्माण किया गया है? देवास सुरंग का। तो सहायक नदियां देखिए वाक्कल, सेई, हथमती, मेश्रवा, पामरी, याजम, वेत्रक, मधुमती, मोहर, ये सारी क्या है? सहायक नदियां हैं। और गुजरात का अहमदाबाद और गांधीनगर शहर इसी नदी पर बसे हैं। तो गांधी का साबरमती आश्रम भी इसी नदी पर स्थित है। उदयपुर की झीलों में साबरमती का पानी लाने के लिए, कहाँ की झीलों में? उदयपुर की झीलों में साबरमती का पानी लाने के लिए देवास सुरंग का निर्माण किया गया है। किस सुरंग का निर्माण किया गया है? देवास सुरंग का। तो लिखें, आगे लिखने एक बात नोट लगाकर, नोट लगाइए और नोट में लिखें झाड़ोल उदयपुर के निकट मानसी वाकल बांध से उदयपुर शहर में पानी लाने के लिए राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा 4.6 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है। ये बात लिख लीजिए। लिखिए झाड़ोल, लिखें झाड़ोल। क्या लिखना है? झाड़ोल लिखिए। झाड़ोल उदयपुर के निकट मानसी वाकल बांध, मानसी वाकल बांध से उदयपुर शहर में पानी लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा
वह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, लिखें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक लिमिटेड। अनुपात लिख लीजिए 70:30। तो लिमिटेड द्वारा 4.6 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है। तो देखिए झाड़ोल, कहाँ, झाड़ोल उदयपुर के निकट मानसी वाकल बांध से उदयपुर शहर में पानी लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा 4.6 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है। आगे लिखें राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणालियां और जलग्रहण क्षेत्र। देखते हैं उनका, बड़े एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो लिख लीजिए राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणाली, राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणाली एवं जलग्रहण क्षेत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे नदी प्रणाली, उसके बाद जलग्रहण क्षेत्र और उसके बाद कुल जलग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत। तो नदी प्रणाली, यहाँ लिख लीजिए नदी प्रणाली। आगे लिखें जलग्रहण क्षेत्र, यानी कि वर्ग किलोमीटर में, किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर में। और आगे लिख लीजिए कुल जलग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत, लिखें कुल जलग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत। तो देखें क्या लिख रहे हैं, लिखिए एक बार, क्या लिखेंगे। यहाँ एक साइड तो नदी प्रणाली आएंगी, यहाँ पर जलग्रहण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में, और आगे आएगा कुल जलग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत। टफ एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक बार नोट कीजिए आप, उसके बाद समझते हैं इसको। तो एक साइड लगा लीजिए नदी प्रणाली, बीच में लिखिए जलग्रहण क्षेत्र और कुल जलग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत। तो सबसे पहले नदी लिखिए बनास, नदी आ गई बनास, और जलग्रहण क्षेत्र 46,570, लिखे 46,570, और कुल जलग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत है 27.48%। आगे लिखे लूनी, लिखे लूनी। तो लूनी में देखिए जलग्रहण क्षेत्र लिखिए 34,250, 34,250, और कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत लिख लीजिए 20.21%। आगे लिखिए चंबल, लिखिए एक बार चंबल लिखिए। तो चंबल में लिखिए जलग्रहण क्षेत्र 29,110, 29,110। कुल जलग्रहण क्षेत्र देखिए 17.18%। आगे लिखे माही, माही, माही में लिख लीजिए 16,030,
और कुल जल ग्रहण क्षेत्र प्रतिशत की बात करें तो 9.46%। आगे लिखे बाणगंगा व गंभीरी। बाणगंगा और गंभीरी में एक ही लिखना है, लिखे 14,360। 14,360 लिखें। और कुल जल ग्रहण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लिख लीजिए 8.37%। तो इतनी बात नोट करनी है आपको, पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे लिखते हैं। नदी प्रणाली में देखिए सबसे पहले कौन सी नदी की बात हो रही है? बनास की। कौन सी? बनास। तो ये सारणी बना लीजिए। 46,570, 46,570 और कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत है 27.48%। आगे देखिए लूनी। कौन सी नदी है? नदी है लूनी। और 34,250 जल ग्रहण क्षेत्र है। 34,250 कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत है 20.21%। कितना है? 20.21%। आगे देखिए नदी है चंबल। कौन सी है? चंबल। देखिए 29,110 जल ग्रहण क्षेत्र है और कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत है 17.18%। कितना है? 17.18%। और आगे देखिए माही, तो 16,030 है। जल ग्रहण की बात करें तो 16,030 और 9.46%। कितना? 9.46%। और बाणगंगा गंभीरी है 14,360 और प्रतिशत की बात की जाए तो 8.37%। तो आगे लिखें, आगे लिखनी है इन्हीं में। आगे देखिए लिखना स्टार्ट करें तो लिखिए साबी। क्या लिखना है? साबी नदी। और जलग्रहण क्षेत्र में लिख लीजिए 4,480। कितना है? 4,480। और कुल प्रतिशत की बात करें तो 2.64%। तो आगे लिखिए बर। नदी है बर। बर में लिखना है 4,520। 4,520 और प्रतिशत है 2.67%। आगे लिखे नदी है साबरमती। लिखे साबरमती। साबरमती में लिखिए जलग्रहण कितना लिखना है? साबरमती में साबी पढ़ चुके हैं। साबरमती देखिए 4300, पूरा 4300 लिखिए। और इसके जल ग्रहण क्षेत्र की बात की जाए, ये पूरा 4300 हो गया 2.53%। तो आगे लिखिए पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी बनास में लिख लीजिए पूरे 3,000 जलग्रहण क्षेत्र 3,000 और 1.77%। तो साबी देखिए पहले, साबी में देखिए 4,480 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्र अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 2.64 बर है। तो बर 4,520 और कुल प्रतिशत की बात की जाए तो 2.67%। 2.67%। तो आगे देखिए साबरमती है। कौन सी है? साबरमती। तो साबरमती का जल ग्रहण देखिए 4300 और कुल जल ग्रहण क्षेत्र है 2.53%। कितना है? 2.53%। आगे देखिए बनास। तो बनास में देखिए पूरे 3,000 जलग्रहण क्षेत्र 3,000 और 1.77 है इसका परसेंट। एक बार नहीं देखिए
साबी जलग्रहण 4480, साबी का 4480 पर है 4520, साबरमती है पूरे 4300 और बनास पश्चिमी बनास की अगर बात की जाए तो 3000। आगे लिखें, ये बात हो गई नोट। अब बात करते हैं आगे, लिखिए कांतली, सुकल, दोहन, 3 नदियां और लिख लीजिए। लिखिए कांतली, कांतली में देखिए जलग्रहण क्षेत्र है 2570 और प्रतिशत है 1.52%, 1.25%। आगे देखिए सुकल, लिखनी है सुकल, तो सुकल में देखिए 1940, 1940 और प्रतिशत है 1.14, 1.14 नहीं 1.14% बोला जाएगा इसको। आगे लिखिए दोहन, नदी का नाम है दोहन, तो दोहन 1400 और यहाँ लिख लीजिए 0.83%। तो देखिए कांतली कितनी है, जलग्रहण क्षेत्र की बात की जाए तो 2570 और 1.52%। सुकल देखिए 1940 और प्रतिशत में अगर बात की जाए तो 1.14। तो दोहन देखिए 1400 और ये हो गई 0.83। तो एक और लिख लीजिए मेथा, लिखिए मेथा, मेथा में लिख लीजिए क्या लिखेंगे 6940, लिखें 6940 और परसेंट की बात करें तो 4%, 10। तो ये बात हो गई जलग्रहण क्षेत्र की, कुल जलग्रहण क्षेत्र की नदी प्रणालियों की। तो देश में विद्यमान कुल जो सतही जल संसाधन है वो 1.16 भाग जो है उसका वो राजस्थान में ही पाया जाता है। तो आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे हम अंतः प्रवाहित नदियां, हेडिंग लगा लीजिए। क्या पढ़ना है, अंतः प्रवाहित नदियां, अंतः प्रवाहित नदियां कौन सी होती हैं, तो ये इसकी बात आगे करेंगे हम। जैसे घग्गर है तो ये जो है राजस्थान में कुछ नदियां हैं जो कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर राज्य में अपने क्षेत्र में क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो इसका जल जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाता वो नदियां कौन सी होंगी, जैसे कांकनी, कांतली है, घग्गर है, मेथ है, बाड़ी, ये सारी नदियां अंतः प्रवाहित नदियां हैं। तो इनकी बात हम आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।